करीब 25 साल पुरानी ये बात है। एक घर के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक बेटी होती है उनमें से, तो दूसरा बेटा होता है। दोनों को बड़ी नाज से पाला जा रहा था, सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन पति और पत्नी के बीच में विवाद रहने लगता है। पति ने पत्नी से अलग रहने का फैसला कर लिया, लेकिन इस विवाद में दोनों जो बच्चे होते हैं वो माँ के हिस्से में आ जाते हैं। अब माँ अपने इन बच्चों को पालना पोसना शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लेती है। जो सोचती है वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए हर सपने पूरा करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इसके लिए वो पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से बच्चों को भी पढ़ाती थी, साथ ही प्राइवेट नौकरी भी करती थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे भी बड़े हो रहे थे और पढ़ाई लिखाई का उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। दोनों ही बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन इस दौर में जब सोशल मीडिया का दौर होता है तो बेटा इस सोचता है, कहता है कि मुझे इस नौकरी से बिल्कुल त्यागपत्र देकर यूट्यूबर बनना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों के हिसाब से जीना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दे जाती है। महाराष्ट्र के पुणे शहर की रहने वाली उस लड़की से उसे कब प्यार हो जाता है, कब मोहब्बत हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। यही बात उसने अपनी माँ और बहन से कहा कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, प्यार होना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है। तभी वो कहता है कि वो लड़की मुस्लिम समाज की है। लड़का हिंदू समाज से होता है और लड़की मुस्लिम समाज की है। बस बहन और माँ को यही बात खराब लग रही थी। ये बात कब कत्ल का रूप ले लेगी, जबकि उसने उस लड़की को कभी फेस टू फेस, आमने सामने से देखा नहीं था। अभी सिर्फ ये रील की दुनिया में ही, इंस्टाग्राम की दुनिया में ही, सोशल मीडिया की दुनिया में ही एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन साथ साथ जीने मरने की कस्में जो खा चुके थे। आगे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है कि जिस माँ ने अपने सपनों को मारकर इनके सपने दिखाए, उनको हर तरह की खुशियां दी, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल्ली रोड पर एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। ये 6 मार्च 2025 के दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 25 साल का एक लड़का जिसका नाम हार्दिक होता है। हार्दिक अपनी माँ नीलिमा के ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाने के बाद उसको सरप्राइज देना चाहता था। सबसे कहता है कि किसी को पता ना चले कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए आया हूँ। जैसे वो जाता है, चुपके से अपनी माँ के पीछे से अब उनकी आंखों को बंद कर लेता है और आंखों को बंद करने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। माँ एकदम से समझ जाती है ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। माँ अपने बेटे की तरफ देखते हुए उससे आवाज़ लगाते हुए कहती है, हार्दिक क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम को अपनी जॉब पर भी तो जाना है, गुरुग्राम भी तो जाना है। वो कहता है कि हाँ माँ, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, आपको कुछ दिखाना है, आप देख कर एकदम दंग रह जाओगे। इस तरह की बात थी। माँ खुश हो जाती है और खुश इसलिए भी थी क्योंकि वो होली का पर्व मनाने के लिए अपनी माँ के पास आए थे। जो उसकी एक छोटी बहन है वो घर पर है। वो कहता है माँ चलो घर चलते हैं, वहीं आपको सरप्राइज दिखाऊंगा। जो घर है वो मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में बुद्धि विहार सेक्टर 2, इसमें ही एक गणेश पार्क है और गणेश पार्क के ठीक सामने एक किराए के मकान में यह परिवार रहता है। परिवार में माँ, बेटी हैं और एक बेटा है। जैसे ही माँ घर पहुँचती है, घर जाने के बाद बेटा आगे होता है, माँ पीछे पीछे होती है। इसी बीच में वो बेडरूम की तरफ लेके जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद वहाँ पर जो बेटी है जिसका नाम हिमशिखा है, वो आराम से लेटी हुई है, सोई हुई है, ऊपर से कंबल पड़ा हुआ है। वो अपनी माँ से कहता है कि बिल्कुल भी शांत, शोर मत मचाना और देखो क्या है। जैसे ही माँ जाती है, माँ जाने के बाद उस कंबल को अपने बेटी के शरीर से हटाती है और उसने, माँ ने जो अपनी बेटी को जिस रूप में देखा, उसकी चीख निकल जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उसका जो पूरा शरीर था वो खून से लथपथ था, नहाया हुआ था। इसी बीच में बेटा, उसके हाथ में सब्जियां काटने वाला जो चाकू होता है वो उसके हाथ में था और जैसे ही माँ ने देखा उसकी चीख निकलती है, तुरंत ही उसने अपनी माँ पर भी हमला कर देता है। माँ के वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो चाकू मारना शुरू कर देता है। करीब करीब उसने 6 बार अपनी माँ पर किए थे और जैसे ही वो 6 बार करता है तो जो माँ की चीखें निकल रही थी, आसपास के लोगों तक ये आवाज़ें पहुँच जाती हैं और आसपास के लोग तुरंत ही दौड़ते हुए इस घर की तरफ जब जाते हैं तब लोगों ने ज़्यादा जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और ये लड़का जो होता है हार्दिक के हाथ पैर फूल जाते हैं। आखिरकार वो अपनी माँ को पूरी तरह से मार नहीं पाता, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल जरूर हो जाती है। मौका पाता है, अपनी कार तक पहुँचता है, कार लेकर सीधे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और यहाँ से कार लेकर जब भाग जाता है तो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी खड़ी करने के बाद छुप जाता है और इसी बीच में आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। जैसे पुलिस को फ़ोन किया जाता है, बताया जाता है कि ये मझौला थाना क्षेत्र में ये जो कॉलोनी है जिसका नाम है बुद्धि विहार सेक्टर 2 में गणेश पार्क के ठीक सामने, जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर एक आपराधिक वारदात हो गई है। यहाँ पर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। बेटे ने ही अपनी माँ पर एक के बाद एक कई बार चाकुओं से वार कर दिया है।
जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद इस महिला को, नीलिमा जिसका नाम होता है, उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और जो बेटी वहाँ हम खून से लथपथ पड़ी हुई थी, उस बेटी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और उसे भी हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर हिमशिखा जो बेटी होती है उसको पहले ही मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो माँ होती है, इसका नाम नीलिमा होता है, माँ का इलाज चल रहा था। इसी बीच में जब पुलिस जाती है, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये मामला क्या है। हर कोई इसी के पीछे की जो कहानी थी उस कहानी के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि परिवार में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं। इसमें से एक लड़का है, एक लड़की है और माँ है। लड़के ने ही अपनी बहन को भी मारा है पहले, उसके बाद फिर माँ को मारा है। लेकिन क्यों मारा है? तो जब माँ को होश आता है तो माँ कहती है कि साल 1990 की बात है, बदायूं के सिविल लाइंस इलाके के जोगिरपुरा के रहने वाले हैं। वहाँ से वो महिला जिसका नाम नीलिमा होता है, उसके पति का नाम इंद्रजीत होता है, वो 1990 में बदायूं के उस इलाके को छोड़कर सीधा मुरादाबाद आ जाते हैं। और मुरादाबाद में आने के बाद नौकरी करने लगते हैं। कभी कहीं इस तरह से रहना सहना चल रहा था। साल 2000 जब आता है तब इनको बच्चे होते हैं, जुड़वा होते हैं। और जुड़वा बच्चों में एक का नाम हार्दिक रखा जाता है और दूसरी बेटी होती है, उसका नाम हिमशिखा रखा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ना जाने कब जो पति और पत्नी होते हैं, नीलिमा और इंद्रजीत, इनमें आपस में विवाद हो जाता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है और ये पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं। पत्नी के हिस्से में दोनों बच्चे आ जाते हैं। वो अपने बच्चों पर पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से ध्यान दे रही थी। उनका पढ़ाई लिखाई, उनका लालन पालन हर तरह से ख्याल रखती थी। माँ ने सोचा कि अगर उन बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है तो इसके लिए भले ही चाहे उसे नौकरी करनी पड़े। पढ़ी लिखी होती है माँ और उसने नौकरी करना शुरू कर दिया और अपने बच्चों का पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से उनका ख्याल रखा जाता था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। बेटी ने बीबीए के बाद एमबीए करना शुरू कर दिया और आईटी कंपनी में वो जुड़ जाती है, नौकरी करने लगती है। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 10 है, वहाँ पर रहना शुरू कर देती है। जो भाई होता है, भाई ने बीटेक की पढ़ाई की थी और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद वो गुरुग्राम के अंदर ही गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी में वो जुड़ जाता है, वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। माँ ने जो तपस्या की थी, माँ ने जो मेहनत की थी, वो तपस्या रंग ले आती है और दोनों बच्चों की नौकरी लग जाती है। बाकी वो अपना जो ध्यान थे वो भी रख रहे थे। इधर जो माँ है वो प्राइवेट कंपनी इंश्योरेंस वाली में इसमें काम कर रही थी और ज़िंदगी इनकी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। करीब 1 साल पुरानी बात है, ऐसा बताया जाता है। जनवरी 2025 की बात है। इसमें जो लड़का होता है, इसका नाम हार्दिक होता है। हार्दिक ने गूगल की नौकरी छोड़ने के बाद ये फैसला कर लिया था कि वो यूट्यूबर बनेगा, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में पैसा भी अच्छा खासा है, नाम का नाम होता है और दुनिया घूमने का उसको अच्छा अवसर मिल सकता है। ब्लॉगिंग वगैरह करने की वो उसने जब ठान ली थी तो बहन ने इस मामले में साथ दिया, क्योंकि बहन उसके हमेशा साथ रहती थी, उसके रूम पर भी रहती थी और पढ़ाई लिखाई में भी दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। तभी बहन ने भी हाँ में हाँ भर दिया और उसके भाई ने जब ये काम करना शुरू कर दिया तो दोनों बहन भाई हर व्लॉग में, ज़्यादातर व्लॉग में दोनों साथ साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। और वो दुनिया जो दिखा रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखा रहे थे और अपनी जो चीज़ें थीं उसको भी बड़ी खूबसूरती से पेश कर रहे थे। इसी बीच में जो लड़का है उसके इंस्टाग्राम पर न जाने कब एक पुणे की रहने वाली, ऐसा बताया जाता है कि वो मुस्लिम लड़की है, उस मुस्लिम लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। एक दिन वो अपनी बहन से कहता है कि एक लड़की से उसे प्यार हो गया है, उसी के साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसी से ही शादी करना चाहता है। बहन ने जैसे ये बात सुनी, बहन को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बहन इस बात पर एतराज़ करती है कि इस घर में उस लड़की की कोई एंट्री नहीं है, वो यहाँ नहीं आएगी। और इसी बात को देखते हुए जो दोनों बहन भाई बचपन में पैदा भी एक साथ हुए हैं, साथ साथ रहते थे, साथ खाना पीना और नौकरी भी एक ही जगह पर रह के कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इन दोनों के बीच में तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे तकरार की स्थिति पैदा हो जाती है तो लड़का अपनी बहन से नाराज़ रहने लगता है। उधर जो उस लड़की से उसे ब्रेकअप करने के लिए विवश कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। करीब करीब 6 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका था। भाई है वो अपनी बहन से भी नाराज़ है, अपनी माँ से भी नाराज़ है, क्योंकि माँ भी इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थी, राज़ी नहीं थी। और इसी हिसाब से जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो दोनों बहन भाइयों में मनमुटाव की स्थिति पैदा होना शुरू हो जाती है। 3 मार्च 2026 को ये गुरुग्राम से सीधा मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद में अपनी माँ के साथ, क्योंकि अगले ही दिन का त्यौहार है, होली का पर्व है, उसको मनाने के लिए जब होली का पर्व मनाते हैं, अभी तक किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक था। 4 तारीख को पर्व मनाते हैं, 5 को भी अपने दोस्तों के साथ, आसपास के लोग साथ रहना सहना ये सब रहता है। 6 तारीख यानी कि 6 मार्च 2026 की शाम को इन्हें वापस अपनी ड्यूटी पर जाना है, सीधा मुरादाबाद से पहुंचना है इनको गुरुग्राम में।
इसके लिए अपना बैग वैग सब पैक कर लेते हैं। लेकिन दोपहर का समय होता है, जब बहन सोई हुई है, आराम कर रही है, इसी बीच में इसको क्या पागलपन, क्या भूत सवार होता है, किसी को समझ नहीं आता। रसोई में जाता है, जिससे सब्जियां काटी जाती हैं, उस चाकू को लेता है, सीधा अपनी बहन के सोते हुए पर गले पर चला देता है और वो तेज से चलाता है। बहन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, वो बेड से उतर के नीचे जरूर गिर जाती है। उसके बाद फिर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है। आपको हैरानी होगी, उसने अपनी बहन के सर से लेकर पैर तक लगभग 80 बार चाकू के मारे थे। और 80 बार में उसका जो लीवर होता है, उसका जो हार्ट है, उसकी जो अंदरूनी अंग हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ यहाँ से सीधा अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहता था। माँ के बारे में जब पूछा जाता है, क्योंकि पुलिस ने उसे अगले ही दिन यानी कि 6 तारीख को इसने इस घटना को अंजाम दिया था, 7 मार्च 2026 को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछा कि तुम अपनी बहन से बेइंतहा नफरत करने लगे थे, लेकिन तुमने अपनी माँ को क्यों मारा? तो वो कहता है कि मैं तो जेल चला जाता, बहन मर ही चुकी थी, इसलिए माँ अकेली रहकर क्या करती। माँ अकेली रहती तो परेशान रहती, वो मुझे भी याद करती रहती है, बेटी को भी याद करती रहती। सोचा कि क्यों ना इसको भी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी जाए। वो उसको मौत का सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं मिल पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद माँ के मिलाने की बात की कि जाके तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, जाकर मुलाकात कर लो, तुम्हें मुलाकात करा देते हैं। तो वो हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे साहब जेल भेज दीजिए, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी माँ के आंखों से आंखें मिला के उससे बात कर सकूं, उसका सामना कर सकूं, बस मुझे जेल भेज दीजिए। उधर जो बेटी होती है, उसके अंतिम संस्कार के लिए जो मामा होते हैं दीपू शर्मा, वो आते हैं और वही अपनी भांजी का अंतिम संस्कार करते हैं। वो लड़का जेल चला जाता है। और जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, अखबार और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का दुनिया को बड़ी खूबसूरती से दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं दुनिया को जीना चाहता हूँ, और लोगों को यही संदेश दे रहा है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, इसको खूबसूरती के साथ जिए। तो रील की जो दुनिया होती है वो अलग तरह की दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो रियल लाइफ में जो दुनिया थी वो बिल्कुल अलग थी। उसकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। माँ अपनी बेटी को याद कर करके परेशान रहेगी, और बेटे को भी याद करके परेशान रहेगी, क्योंकि बेटे के लिए उसने जो अपने सपनों को मारा और अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ किया, अब बेटा ही उसके साथ नहीं है। वो कभी भविष्य में साथ रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ इस बारे में भी कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो बड़ी अजीब किस्म की दुनिया है। यहाँ या तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख मिलता है या बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। जब वीडियो चलती हैं, जब नाम रोशन होता है, तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। वीडियो नहीं चलती हैं, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लाखों लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जिसमें कामयाब हो जाते हैं, और बड़ी संख्या ऐसी होती है जिसमें नाकामयाबी की ओर जाती है और जल्दी से टूट जाते हैं। जब टूट कर बिखर जाते हैं तो इस तरह की कहानियां बन जाती हैं। जाते जाते पीलीभीत के रहने वाले हैं निरंजन सिंह, आज इनका जन्मदिन है। निरंजन सिंह को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रीनू पाठक, गणेश उपाध्याय, अशरफ यूसुफ खान, वरुण सिंह, शीतल यादव, उदय प्रताप भदौरिया, पप्पू यादव, रंजन कुमार, अनवर अंसारी, आशुतोष चौहान, गुड्डू प्रसाद, धीरज यादव, शोभा, रणधीर सिंह, आरती यादव, आरती रावत, सोहन सिंह, प्रियंका कुमारी, बलविंदर सिंह, राजीव बंसल, बसंत कुमार, नूर आलम, हिम्मत सिंह चौहान, हर्ष जैन, नीतीश पालीवाल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।